हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इन शॉर्ट एनसेड्स। ना एनसेड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग्स में से आती हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि एनसेड्स क्या हैं। ना नॉन स्टीरॉयडल मतलब ये ड्रग्स स्टीरॉयड्स नहीं है, ये ड्रग्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है, ये ड्रग्स प्रेडनिसोलोन जैसी नहीं है, ये ड्रग्स उनसे अलग हैं। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये ड्रग्स इन्फ्लेमेशन कम करती हैं ना। इन्फ्लेमेशन तो आपको पता होगा, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, एडिमा, स्वेलिंग। कभी भी किसी टिश्यू में अगर कोई चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, लेट्स से कोई मॉस्किटो बाइट करता है, कोई कीड़ा काटता है या फिर कोई एलर्जी होती है, तो उस जगह पर सूजन हो जाती है। इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं ना। सूजन की वजह से हल्का पेन भी हो सकता है और कभी कभी फीवर भी हो जाता है। तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सूजन कम करती हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का काम सूजन कम करना है। Thus these drugs are called as non-steroidal anti-inflammatory drugs. अब याद रखने वाली बात यह है कि एनसेड्स सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही कम नहीं करती हैं, ये ड्रग्स पेन भी कम करती हैं, इसलिए इनकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी है। साथ ही ड्रग्स फीवर भी कम करती हैं, इसलिए इनका एंटीपायरेटिक एक्शन भी है। दस एनसेड्स प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन। दीज ड्रग्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर। अब एस्पिरिन के बारे में समझते हैं। एस्पिरिन इज द ओल्डेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आपने एस्पिरिन का नाम ज़रूर सुना होगा। एस्पिरिन इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटी प्लेटलेट एक्शन। एस्पिरिन का एंटी प्लेटलेट एक्शन भी है और किसी एनसेड का ये एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं देखा जाता। एस्पिरिन ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटी प्लेटलेट एक्शन। ना एंटी प्लेटलेट एक्शन की वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो आपस में चिपकती नहीं हैं, प्लेटलेट्स के गुच्छे नहीं बनते। प्लेटलेट्स के गुच्छे नहीं बनते तो ब्लड जो है वो जमता कम है। सो ब्लड का जमना कम हो जाता है, तो इसी वजह से थ्रोम्बस नहीं बनती। अगर थ्रोम्बस बनती है तो थ्रोम्बस ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, और एक बार अगर ब्लड वेसल ब्लॉक हुई तो ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाती है। मान लो ये थ्रोम्बस कोरोनरी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे तो कार्डियक टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा। दिस कैन प्रोड्यूस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर ये थ्रोम्बस सेरिब्रल आर्टरी में बन जाए तो ये उसको ब्लॉक कर लेगी। अब अगर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई तो ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रोक। तो एस्पिरिन ऑल्सो प्रोड्यूसेस anti-platelet action. It reduces formation of thrombus and thereby it reduces incidences of myocardial infarction and stroke. So NSAIDs क्या हैं, ये क्या करते हैं is very clear. आप समझते हैं कि NSAIDs का मैकेनिज्म क्या है। याद रखने वाली बात ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है और फीवर होता है। Now there is an enzyme called as cyclooxygenase enzyme, in short COX. अब ये जो NSAIDs हैं, what they do is this, that they block cyclooxygenase enzyme. cyclooxygenase enzyme को COX को NSAIDs ब्लॉक कर देते हैं। अगर COX ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस नहीं होती। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते हैं तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर भी कम हो जाएगा। सो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय ब्लॉकिंग द COX enzyme. So this produces anti-inflammatory, analgesic and antipyretic action. Clear? Very simple. अब समझने वाली बात यह है कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हानिकारक हैं, ये नुकसान करते हैं। पर जब बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना रही है
तो इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ज़रूर फ़ायदे भी होंगे। तो डिटेल में समझते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सो लेट्स स्टडी सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नाउ हर सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अगर इस मेम्ब्रेन में किसी भी तरह की एक्टिविटी होगी तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होगा और ये फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम फॉस्फोलिपिड्स को हाइड्रोलाइज करेगा, जिसकी वजह से अराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। नाउ अराकिडोनिक एसिड एक तरफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है और दूसरी तरफ ल्यूकोट्राइन्स बनाता है। सो अराकिडोनिक एसिड फॉलोज टू पाथवे, cyclooxygenase pathway and lipoxygenase pathway. Now leukotrienes are produced by the enzyme lipoxygenase. Now ये leukotrienes क्या हैं? ये leukotrienes केमिकल्स हैं, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। ये जहाँ पे भी प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेंगे और इन्फ्लामेशन को और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और इन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एस्थमा। सो ये ड्रग्स लाइक एंसिड्स ये कॉक्स पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। नाउ अगर कॉक्स पाथवे ब्लॉक हुआ तो सारा का सारा अराकिडोनिक एसिड इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। सो अगर कॉक्स पाथवे ब्लॉक होता है तो ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उस वजह से एस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। सो ड्रग लाइक एस्प्रिन इज नॉट गिवन टू द एस्थमेटिक पेशेंट्स। ना फिलहाल हम इस साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि एंसिड्स जो हैं दे ब्लॉक द साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। सो अगर साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे ब्लॉक हुआ तो ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो कॉक्स पाथवे पर अब हम फोकस करते हैं। नाउ कॉक्स अराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करता है। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन G2 प्रोस्टाग्लैंडिन H2 दोनों बहुत अनस्टेबल हैं और एंजाइम आइसोमेरेसिस PGG2 एंड PGH2 को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट कर देता है, नेमली प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 alpha and prostaglandin D2. PG is the short form of prostaglandins. Now enzyme prostacyclin synthase PGG2 PGH2 को प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट कर देता है और एक और एंजाइम है थ्रोम्बोक्सेन सिंथेस, वो PGG2 PGH2 को थ्रोम्बोक्सेन में बनाता है, थ्रोम्बोक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 alpha, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन से बने हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉक्स एंजाइम बनाता है। अब ये जो कॉक्स एंजाइम है ये दो तरह का होता है, COX-1 एंड COX-2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। नाउ COX-1 इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है COX-1 सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये सेल की बॉडी का एक पार्ट है, ये सेल का हिस्सा है, ये हमेशा सेल में रहता है और ये हमेशा प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है, ज़्यादातर प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। सो ये जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। दूसरी तरफ है एंजाइम हमारा COX-2, ये इंड्यूसिबल एंजाइम है। जब कभी भी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होगा तो उस दौरान वो टिश्यूज़ साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम बनाएंगे और ये साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा जो कि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाएंगे, फीवर पेन भी प्रोड्यूस करेंगे। पर COX-2 सिर्फ नुकसान ही नहीं करता है, कुछ जगह पे जैसे ब्रेन में, किडनी में इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी हैं। सो COX-1 जो है वो प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है, पर
COX-1 का रोल इन्फ्लेमेशन में है। इन्फ्लेमेशन की इनिशियल स्टेजेस में COX-1 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। COX-2 जो है ये बेसिकली वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को मीडिएट करते हैं। पर COX-2 भी कुछ जगह इंपॉर्टेंट है बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल किडनी। नाउ COX-2 जो एंजाइम है फॉर एग्जाम्पल वो प्रोस्टासाइक्लिन बनाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड थ्रोम्बोक्सिन ये नॉर्मल रूटीन में COX-1 जो है वो बनाता है। COX-1 प्लेज अ मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड थ्रोम्बोक्सिन। अब समझते हैं, अब हमने तो ये देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे प्रोड्यूस हुए, COX-1 और COX-2 का क्या रोल है। अब समझते हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो नॉर्मल रूटीन में प्रोड्यूस हुए उनके क्या फंक्शंस हैं। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का ये है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकस बनाता है। ये जो स्टमक की वॉल है, दिस वॉल ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स। नाउ ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स म्यूकस बनाते हैं और ये जो म्यूकस है इट फॉर्म्स अ थिक कवरिंग ओवर द वॉल ऑफ द स्टमक। सो ये जो म्यूकस है वो वॉल ऑफ स्टमक को, वॉल ऑफ डिओडेनम को एसिड और पेप्सिन से बचाता है। अगर ये म्यूकस ना हो तो एसिड और पेप्सिन जो है वो इस वॉल को भी डाइजेस्ट कर देंगे और अगर ये म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाए या फिर बंद हो जाए तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रेनल वेजोडाइलेशन करते हैं। अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि डायलेशन किसको कहते हैं। डायलेशन मतलब जो ब्लड वेसल है वो फैल जाएगी। सो वेजोडाइलेशन से ब्लड का जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ रीनल वेजोडाइलेशन मतलब किडनी में ब्लड की सप्लाई इम्प्रूव होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, राइट। और अगर हमने इस COX-1 को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ गए। दूसरी तरफ किडनी को ब्लड का फ्लो कम हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। ब्लड का फ्लो कम हुआ तो दूसरी जगह कह सकते हैं कि इस्कीमिया भी हो सकता है और अगर रीनल इस्कीमिया हुआ तो नेफ्रोपैथी हो जाएगी, जो किडनीज हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी और लॉन्ग टर्म में अगर ये COX-1 को हम इनहिबिट करते ही रहे तो क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन द रीनल फेलियर। अब दूसरा आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, सांस लेने की ट्यूब्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने से लेबर और डिलीवरी आसान हो जाती है और डिलीवरी के बाद एक जो ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पोस्टपार्टम हैमरेज का रिस्क भी कम हो जाता है। और अगर हमने COX-1 को इनहिबिट किया तो क्या होगा, लेबर डिले होगी, डिलीवरी डिले हो सकती है और पोस्टपार्टम हैमरेज का जो रिस्क है वो भी बढ़ सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 वेजोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। प्रोस्टासाइक्लिन in short PGI2. Now this is produced by endothelium. Endothelium आपको पता होगा, endothelium forms the innermost lining of blood vessels. Now PGI2 और प्रोस्टासाइक्लिन को बनाने में मेन रोल COX-2 का है। प्रोस्टासाइक्लिन भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। Now प्रोस्टासाइक्लिन produces vasodilation, blood vessels को डायलेट करेगा। Very important, it inhibits platelet aggregation. सो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन कम होगा, प्लेटलेट्स आपस में चिपकेंगी नहीं, प्लेटलेट प्लग नहीं होगा, प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस भी कम हो गए। थ्रोम्बस नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं होंगी तो रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और रिस्क ऑफ स्ट्रोक भी कम हो जाएगा। पर अगर हमने COX-2 को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
नाउ थ्रोम्बोक्सिन A2 COX-1 के इन्फ्लुएंस में प्लेटलेट्स बनाती हैं. थ्रोम्बोक्सिन A2 causes vasoconstriction and it induces the platelet aggregation. तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन का क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे? प्लेटलेट्स जो है वो आपस में चिपकेंगी, वो प्लेटलेट प्लग बनाएंगी, और अगर कहीं बॉडी में कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए या फिर वहाँ पे इंजरी हो जाए, जैसे कि नॉर्मली बॉडी में वियर टियर होता ही रहता है, तो उस वक्त क्या होगा, ये जो प्लेटलेट प्लग है उस ब्लड वेसल को सील कर देगा और फिर वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी. सो ये जो हमारा प्रोस्टासाइक्लिन है और जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन है, इनके जो एक्शंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट. बट दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड नॉर्मल during the normal healthy conditions these are produced in a balanced amount, and prostacyclin as well as thromboxane A2 these both are important and protective for the body. Now ये जो नॉन स्टीरॉयडल हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया समझ लिया, ये साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और इनका बेसिक पर्पस क्या है? पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर को कम करना. सो इनका बेसिक पर्पस है वो सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कम करना जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए. नाउ दीज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आर ऑफ 3 टाइप्स. नॉन सेलेक्टिव वो ही जो कि COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट कर रही है. देन प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स जो COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर रही है बट प्रिफरेंशियली COX-2 को कर रही है, COX-2 को ज़्यादा इनहिबिट कर रही है. और तीसरी हो गई सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जिनका रोल COX-2 को इनहिबिट करने का ही है. नाउ नॉन सेलेक्टिव जो हैं वो दोनों COX-1 और COX-2 को इनहिबिट कर रही हैं. नाउ हालांकि COX-2 जो एंजाइम है उसका ज़्यादा रोल है इन द पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, बट COX-1 का भी इन्फ्लेमेशन की इनिशियल स्टेजेस में बहुत रोल है. सो दीज ड्रग्स विच आर नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स दे आर हाईली एफिकेशियस, बट इन ड्रग्स के जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा है. कैसे ज़्यादा है? COX-1 और COX-2 दोनों इनहिबिट होंगे. COX-1 इनहिबिट हुआ तो पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ गए, नेफ्रोपैथी के चांसेस बढ़ गए, लेबर डिले हो सकती है, पोस्टपार्टम हैमरेज का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है. उसके बाद यहाँ पे अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हुई तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं. दूसरे हैं प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर. तो COX-1 को तो कर रहे हैं बट COX-2 को ज़्यादा कर रहे हैं, COX-1 को बहुत कम कर रहे हैं, COX-2 को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. तो इनके अगेन दीज आर एफिकेशियस ड्रग्स, पर इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? ये COX-2 को ज़्यादा इनहिबिट कर रही है, प्रोस्टासाइक्लिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा. प्रोस्टासाइक्लिन का प्रोडक्शन जो कम होगा तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक जो है वो बढ़ जाएगा. तीसरा सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स. नाउ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स नॉर्मली हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर उन डिसीज़ में देते हैं जहाँ पे कि ये ड्रग्स जो है वो बहुत लंबे समय तक दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एंसर्स फॉर द रिलीफ ऑफ पेन एंड फीवर बहुत लंबे टाइम तक दिए जाते हैं पेशेंट्स को. तो अगर नॉन सेलेक्टिव दे दिए तो पेप्टिक अल्सर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. तो उस जगह हम देते हैं सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स बिकॉज ये स्टमक फ्रेंडली हैं, ये COX-1 को इनहिबिट नहीं करेंगे, बट ये ड्रग्स जो हैं ये COX-2 को इनहिबिट कर रही हैं. तो अगेन चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक आर वेरी हाई. एंड these selective COX-2 inhibitors are most of the time used in rheumatoid arthritis, osteoarthritis, because here the drug is to be given to the patient for a long period of time. Now once again let's review mechanism of action of NSAIDs. Already हमने डिस्कस किया हुआ है. NSAIDs जो हैं वो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर कम होता है. नाउ एस्पिरिन का क्या मैकेनिज्म है? एस्पिरिन एसिटाइलेट्स COX. एस्पिरिन जो है वो COX को ब्लॉक कर रहा है. किस तरह ब्लॉक कर रहा है?
by acetylating the COX, by forming the covalent bonds with the COX. COX के साथ covalent bonds बना लेता है. Covalent bonds कैसे हैं? irreversible. एक बार COX ब्लॉक हो गया तो वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा. COX becomes नॉन फंक्शनल. सो एस्पिरिन इज एन irreversible inhibitor of COX. और इसी वजह से जो एस्पिरिन है वो एंटीप्लेटलेट एक्शन भी शो करता है ना. दूसरे एसिड्स कैसे हैं? वो भी COX को ब्लॉक करते हैं, बट दे आर द रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ COX, राइट. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिड्स. ना फिलहाल आपके लिए ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि जो एसिड्स हैं वो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कम हो रहा है और जिसकी वजह से पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो रहा है. अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन एक बार मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दे आर प्राइमरली ऑफ 3 टाइप्स. नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स COX-1 को और COX-2 को दोनों को इनहिबिट कर रही हैं. दीज आर हाईली एफिकेशियस ड्रग्स, क्योंकि COX-2 का रोल तो है ही पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर में, बट COX-1 भी इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में COX-1 का भी रोल है. सो दीज ड्रग्स आर हाईली एफिकेशियस ड्रग्स, बट इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं. एंड वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट इज़ द पेप्टिक अल्सर. ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. इसलिए इन ड्रग्स को हम जो है वो लॉन्ग टर्म तक हम पेशेंट्स को नहीं देंगे. तो अगर पेशेंट हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, जिसको बहुत लंबे समय तक एसिड्स लेने हैं, तो प्रेफरेबली हम ये फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स हम उनको नहीं देंगे. ना इस क्लास में कौन सी ड्रग्स आती हैं? सैलिसिलेट्स, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, propionic acid derivatives like ibuprofen, naproxen, phenamates, for example mefenamic acid, enolic acid derivatives, for example piroxicam, tinoxicam, acetic acid derivatives, for example ketorolac, indomethacin, राइट. अब दूसरी कैटेगरी है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स. सो दोनों को इनहिबिट कर रहे हैं, COX-1 को भी और COX-2 को भी, बट ज़्यादा किसको इनहिबिट कर रहे हैं? COX-2 को. तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स से इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, राइट. नाउ इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, मेलॉक्सिकैम, ईटोडोलैक. एफिकेसी वाइज गुड ड्रग्स. थर्ड कैटेगरी कौन सी आ गई? सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर. मतलब सेलेक्टिवली ये COX-2 को इनहिबिट कर रहे हैं, COX-1 को इन्होंने छोड़ दिया. दे डू नॉट वांट टू ब्लॉक द COX-1, सो सेलेक्टिवली दे ब्लॉक द COX-2 एंजाइम. सो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है. और कौन सा जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम है? मेन जो साइड इफ़ेक्ट ये कम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ द चांस ऑफ द रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर. तो अगर लंबे समय तक ड्रग देनी है, फॉर एग्जांपल इन अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिक और रूमेटॉइड अर्थराइटिक पेशेंट, तो उन पेशेंट्स में हमें स्टमक फ्रेंडली एसिड देने होंगे. सो ये कैटेगरी जो ड्रग्स हैं, दीज आर स्टमक फ्रेंडली ड्रग्स. सो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब. ना एक और कैटेगरी है हमारे पास. दिस कैटेगरी इज ऑफ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग. फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. ना पैरासीटामोल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करती, बट जैसे कि हमें सबको पता है पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन, इट्स अ वेरी गुड एंटीपायरेटिक ड्रग. ये जो है फीवर को कम करने में दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. Now let's talk about the main pharmacological actions of NSAIDs. Now NSAIDs हमने काफ़ी कुछ NSAIDs के बारे में पढ़ लिया. These are anti-inflammatory, analgesic and antipyretic. But एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ड्रग का प्रोफाइल बिल्कुल एक जैसा नहीं होता. हो सकता है कोई ड्रग बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करे, पर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी उसकी कम हो. दूसरे ड्रग हो सकती हैं उनका एनाल्जेसिक एक्शन बहुत अच्छा हो. कुछ ड्रग हो सकती है लाइक पैरासीटामोल, उसका जो एंटीपायरेटिक एक्शन है दैट इज़ द बेस्ट. पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिड्यूसिंग फीवर. फिर एस्पिरिन,
एस्पिरिन का एंटीप्लेटलेट एक्शन बहुत अच्छा है. लो डोज एस्पिरिन इज़ यूज्ड फॉर द एंटीप्लेटलेट इफेक्ट. तो यहाँ पे हम देखते हैं मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन किन ड्रग्स का बहुत अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग्स आपको बताते हैं. एस्पिरिन, अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट. देन डाइक्लोफेनाक, नेप्रोजेन, इंडोमेथासिन, पिरोक्सिकैम, ऑल दीज ड्रग्स शो वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. उसके बाद एनाल्जेसिक, कीटोरोलैक, मीफेनामिक एसिड, इनका एनाल्जेसिक एक्शन बहुत अच्छा है. एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिड्यूसिंग द फीवर. एस्पिरिन, अगेन very good antiplatelet effect. Now main uses of NSAIDs, again हमें ये सब पता ही है. These non-steroidal anti-inflammatory drugs are used for the anti-inflammatory effect, inflammation को कम करेंगे. They are used for the analgesic effect, पेन को कम करेंगे. बेसिकली वो पेन जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है. एंटीपायरेटिक, फीवर को कम करेंगे. एंटीप्लेटलेट, इसमें बेसिकली हम एस्पिरिन को यूज़ करते हैं. लो डोज एस्पिरिन इज़ यूज एज एन एंटीप्लेटलेट एजेंट. प्लेटलेट्स को बनने नहीं देंगी, सो रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स को एंटीप्लेटलेट मीन्स प्लेटलेट्स को की क्लम्पिंग को रोकेंगी, प्लेटलेट्स को क्लम्प नहीं बनने देंगी, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कम होगा. सो basically they reduce the risk of myocardial infarction and stroke. So aspirin is used in the post MI patients. मतलब वो patients जिनको एक बार myocardial infarction हो चुका है और अब दोबारा myocardial infarction नहीं होना चाहिए, तो उन patients में low dose aspirin दी जाती है as a precautionary measure. Similarly post stroke patients, उनमें भी as a precautionary measure low dose aspirin दी जाती है as an antiplatelet agent. Then dysmenorrhea. डिस्मेनोरिया इज़ द पेन इन द यूट्रस. तो ये पेन क्यों हो रहा है, डिस्मेनोरिया में पेन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. अब हमें पता है दैट प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा दैट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर हम ये एंसर्स देंगे तो क्या होगा, उससे जो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी. यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो डिस्मेनोरिया में रिलीफ मिलेगा. Then acute rheumatic fever. Now rheumatic fever is the fever with inflammation and with pain in the joints. So again answers इसमें बहुत useful है. Then rheumatoid arthritis, again pain भी है और joints में inflammation भी है. So यहाँ पे हम drugs देते हैं जैसे celecoxib. Osteoarthritis again pain है तो हम यहाँ पे NSAIDs prescribe करते हैं. So these are some of the main uses of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Now adverse effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Now adverse effects क्यों होते हैं? Because of the inhibition of COX-1 and or COX-2. Now this all is already we have covered. ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर कर रखी हैं, पहले हमने समझ चुके हैं. तो एक बार हम दोबारा साइड इफ़ेक्ट्स को रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा एक बार समराइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट है, अगर COX-1 इनहिबिट हुआ तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. COX-1 इनहिबिट हुआ, प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम होगा, स्टमक में म्यूकस का प्रोडक्शन कम होगा. म्यूकस कम प्रोड्यूस होगी तो गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी, एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन फर्दर कॉजेज नॉजिया, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो सकती है. सेकेंड, हेमाटोलॉजिकल. अगेन COX-1 इनहिबिट हुआ तो जो प्लेटलेट्स है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 कम बनाएंगी. थ्रोम्बोक्सिन A2 कम बना तो प्लेटलेट एग्रीगेशन कम होगा. प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हुआ तो प्लेटलेट के क्लम्प्स नहीं बनेंगे, प्लेटलेट के प्लग्स नहीं बनेंगे. कोई ब्लड वेसल इंजर हुई तो वहाँ पे सीलिंग नहीं होगी, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा. तो हमारे जो नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं, उनके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एक तो वो ब्लीडिंग करते हैं और दूसरा वो पेप्टिक अल्सर का रिस्क बहुत हाई होता है. अब अगर COX-2 इनहिबिट हुआ, दिस इज़ स्पेसिफिकली विद सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स. तो क्या हुआ, COX-2 इनहिबिट हुआ तो एंडोथीलियम से प्रोस्टासाइक्लिन का प्रोडक्शन कम होगा. प्रोस्टासाइक्लिन का प्रोडक्शन कम हुआ तो प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाएगा, थ्रोम्बस के चांसेस बढ़ जाएंगे,
रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक बढ़ जाएगा। उसके बाद रीनल साइड इफेक्ट्स। नाउ रीनल साइड इफेक्ट्स क्या हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ COX-1 इनहिबिशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ COX-2 इनहिबिशन। नाउ COX-1 इनहिबिट हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम बना, रीनल वेजोडाइलेशन कम होगा, ब्लड किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। किडनी को ब्लड सप्लाई कम हुई तो इस्कीमिया हो सकता है। दिस कैन रिजल्ट इन नेफ्रोपैथी, किडनी की फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म हम एंसर्स देते ही रहे तो रीनल फेलियर भी हो सकता है। दूसरी तरफ COX-2 इनहिबिट हुआ तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो सकती है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हुई तो ऑब्वियसली फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी। फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा तो इसमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने की, वो ये है कि रीनल साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल इंडिविजुअल में ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट वो पेशेंट्स जो कि जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिनको रीनल डिसीज़ है, उनमें ये रीनल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारा पेशेंट है क्या वो कार्डियक पेशेंट है, क्या उसको कोई रीनल डिसीज़ है। अगर रीनल डिसीज़ है, अगर वो कार्डियक पेशेंट है तो बहुत प्रिकॉशन लेके हमें आंसर देने होंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और कि आंसर्स कभी भी डायूरेटिक्स या फिर एस इनहिबिटर्स या फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ नहीं देने चाहिए। देन हेपेटिक साइड इफ़ेक्ट्स। नाउ कुछ एंसर्स जो हैं वो ट्रांस अमाइनेसेस को, लिवर के एंजाइम्स को बढ़ा देती हैं, लिवर डैमेज करती हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग, वन ड्रग इज़ देयर निमिसुलाइड। सो निमिसुलाइड बहुत कंट्रीज़ में अब यूज़ नहीं होती बिकॉज ऑफ इट्स लिवर टॉक्सिसिटी। देन फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनाक सोडियम, पैरासीटामोल, ये सब लिवर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। सो बहुत लंबे समय तक हमें ये ड्रग्स नहीं देनी। उसके बाद दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कॉक्स का इनहिबिशन हो गया तो क्या होगा? अराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो कम बनाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। ल्यूकोट्राइन्स है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, उनसे क्या होगा? एस्थमा होगा। सो एंसर्स देने से एस्थमा का एग्जैजर्बेशन हो जाएगा। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो उसका एस्थमा बढ़ जाएगा। तो अगेन एस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करके आंसर्स देने चाहिए, ओनली अंडर द कंसल्टेशन ऑफ अ फिजिशियन। सो आंसर्स का यूज़ भी, इवन दो आंसर्स ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, आपको ईजिली मिल जाते हैं, बट दे शुड बी यूज्ड ऑल्सो इन कंसल्टेशन विद द फिजिशियन। ऐसे ही हमें कोई ड्रग नहीं लेनी चाहिए। एवरी ड्रग शुड बी टेकन इन कंसल्टेशन विद द फिजिशियन। फिर ये ड्रग्स एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी भी कर सकती हैं। दिस इज सीन विद द एस्पिरिन, एंड एस्पिरिन जो है वो एक सल्फा ड्रग है। तो जिन लोगों को सल्फा ड्रग से एलर्जी है वहाँ पे एलर्जी होगी, एस्पिरिन से एलर्जी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी भी होगी, और इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। और सो अगेन यहाँ पे हमें प्रिकॉशंस लेने हैं कि हम एस्पिरिन लेने से पहले ये देख लें कि पेशेंट को कोई सल्फा एलर्जी तो नहीं है। देन दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्यों? बिकॉज ये क्या करेंगी? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा का प्रोडक्शन कम करेंगी, तो ऑब्वियसली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, डिलेड ऑनसेट ऑफ लेबर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ तो पोस्टपार्टम हैमरेज के चांसेस भी बढ़ गए। और इसके अलावा देयर इज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। और डक्टस आर्टेरियोसिस एक ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल जो है ये फीटस के अंदर, ये फीटस में हमेशा खुली रहती है, जिससे कि फीटस को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलती रहे। सो डक्टस आर्टेरियोसिस इज अ ब्लड वेसल, इट शुड रिमेन ओपन इन द फीटस। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? इस डक्टस आर्टेरियोसिस को खुला ही रखते हैं। बट अगर हमने किसी वुमन को प्रेगनेंसी के दौरान एंसेट दे दिया तो एंसेट क्या करेंगे? इस डक्टस आर्टेरियोसिस को फीटस में क्लोज कर देंगे। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंसेट्स कैन कॉज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, जो कि हार्मफुल है, जो कि अनडिजायरेबल है। सो अगेन these drugs are contraindicated in pregnancy, and all these drugs, the NSAIDs, they should be used only in consultation with the physician. So this is all about the pharmacology of
आंसर्स ना मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह समझा दूँ, आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े और आप हर चीज़ को समझ के याद करें। समझ के याद करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं भूलेगी। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ subscribe it and kindly share it. Thanks for watching the video.